भूमिगत धन सुरंग। एक समय की बात है, राजपुर नामक गांव में निखिल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। वो राजपुर गांव में अपने पिता और अपनी बहन के साथ रहा करता था। निखिल रोज सुबह घर से एक नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को वापस खाली हाथ आ जाया करता था। उसे परेशान देखकर उसकी बहन ने उससे कहा, क्या हुआ निखिल, क्या तुम्हें आज भी नौकरी नहीं मिली? चिंता मत करो भाई, मैंने तुम्हारे लिए माता का व्रत रखा है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। निखिल की बहन उसकी नौकरी के लिए बहुत तपस्या करती है और वो रोज सुबह शाम मंदिर जाती है और भगवान के व्रत भी रखती है। अपनी बहन को दिन रात तपस्या करते देख निखिल उससे कहता है, दीदी आप मेरे लिए क्यों इतना तप कर रही है? न जाने भगवान हमारी कब सुनेगा, कब मुझे नौकरी मिलेगी। इधर पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही है, पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। निखिल की बात सुनकर उसकी बहन उससे कहती है, चिंता मत करो भाई, माता रानी हमारी अरदास जरूर सुनेंगी। निखिल को अपनी बहन और पिता की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है और वो अपने मन में कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने की ठान लेता है। अगले दिन जब वो नौकरी की तलाश में शहर जाता है तो वो देखता है कि एक जगह एक सुरंग बनने का काम शुरू हो रहा था। वो जाकर वहाँ अपने सर्टिफिकेट दिखाता है। उसके सर्टिफिकेट देखकर वहाँ के मैनेजर कहते हैं, बेटा तुम्हारे सर्टिफिकेट तो सही हैं, लेकिन तुम्हारे लायक हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। हाँ, अगर मजदूरी करना चाहो तो कर लो। निखिल मैनेजर की बात मान लेता है और वो उस कंपनी में मजदूरी करने लगता है। कंपनी उसे एक जगह सुरंग खोदने के काम में लगा देती है। निखिल बड़ी मेहनत से अपना काम करना शुरू कर देता है और वो खुशी खुशी आकर घर बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। निखिल की बात सुनकर उसकी बहन और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन जब निखिल सुरंग खोदने का काम कर रहा था, तभी अचानक सुरंग खोदते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। निखिल ने जैसे ही आवाज वाली जगह से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। निखिल ने उस बक्से को बाहर निकाला और वो देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर तो बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे मोती के जवाहरात थे जो कि कई सालों पुराने लग रहे थे। निखिल ने ईमानदारी दिखाते हुए वो बक्सा अपने मैनेजर को सौंप दिया। निखिल की कंपनी ने वो बक्सा सरकार को सौंप दिया। सरकार की ओर से निखिल की कंपनी को और निखिल को ईमानदारी के लिए इनाम मिला। निखिल के मैनेजर ने निखिल को इनाम देते हुए कहा, निखिल, आज तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हमें सरकार की ओर से इनाम मिला है और उसमें से तुम्हें 10% मिला है। ये लो तुम्हारे इनाम के 50 लाख रुपए। क्या कहा सर? 50 लाख? इनाम में इतनी बड़ी राशि देखकर निखिल का खुशी का ठिकाना न रहा और उसने अपने उन पैसों से अपना एक पक्का घर बनवाया, अपने पिताजी का इलाज करवाया और अपनी बहन की एक अच्छा घर देकर शादी कर दी। और निखिल को उस कंपनी में उसकी पढ़ाई के अनुसार एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो सुरंग उसके लिए भूमिगत धन सुरंग साबित हुई, जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। 100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू दो दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था। रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहाँ आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की
की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफी सुधार आता है और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कुछ साल पहले की बात थी। कृष्णापुरम करके एक गांव था। उस गांव में तुकाराम करके एक आदमी था। उसका मुर्गियों का एक फार्म था। उसका एक बेटा भी था, प्रणय। प्रणय बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह बहुत आलसी था। एक दिन तुकाराम आकर प्रणय से बोला, अरे नालायक, तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके 1 साल हो चुका है, कुछ काम धंधा करोगे नहीं? अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? आज की खाने में क्या है वो सोचिए पहले। मुझे तो कीमा पुलाव और मटन फ्राई चाहिए। जाओ, जाकर उसका इंतजाम करो। तुकाराम प्रणय की बातों से तंग आ गया और अगले ही दिन उसके साथ ही उसे अपनी मुर्गियों के फार्म में लेके जाता है। वहाँ पर पहले से ही सलीम करके एक आदमी काम कर रहा था। सलीम बहुत चालाक था। तुकाराम प्रणय को सलीम के पास लेके आया। अरे ओ सलीम, आजा, आज से तुम मेरे बेटे प्रणय को भी ट्रेनिंग दो, काम सब कुछ सिखा दो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस आने तक प्रणय को पूरा काम आ जाना चाहिए। जी सेठ जी, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। फिर सलीम अपने आप में ऐसा सोचने लगा, इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अगर प्रणय यहाँ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कुछ न कुछ करके मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सारा काम बोलने लगा। प्रणय, तुम पहले उन बोरियों से दाना निकालकर यहाँ पर डालो ताकि सारी मुर्गियाँ आकर उसे खाएं। बाद में 10 बकेटों में पानी भर कर रखना। सिर्फ यही नहीं, तुमको एक दिन में 4 बार इन मुर्गियों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मैं अभी घर होके आता हूँ। चलो चलो, काम शुरू करो। अरे अरे बाप रे, ये बोरियां तो बहुत भारी हैं और इतनी सारी गंदगी। सारी मुर्गियां तो ज़मीन पे ही दाना चुग रहे हैं और भीत भी यही कर रहे हैं। ये तो सारे फार्म को खराब भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले ही दिन प्रणय कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लाकर उनसे ऐसा डिज़ाइन किया ताकि सारे मुर्गियां एक ही जगह आकर दाना खा सकें, और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीने का इंतज़ाम भी किया। कुछ पुराने टायरों को लाकर लटका दिया ताकि मुर्गियां दाना खाने के बाद वहां जाकर बीत सकें। इस तरह पूरा फार्म साफ हो गया। इतने में सलीम और तुकाराम भी वहां पर आए। अरे वाह प्रणय, तूने तो कमाल कर दिया रे।
देखा सलीम, मेरा बेटा अगर दिमाग लगाया तो जादू कर सकता है, जादू। हाँ सेठ जी, आपके बेटे ने तो ऐसा अच्छा काम करके मुझे डुबा दिया, मेरा धंधा चौपट कर दिया।